हम लोग पिछले अध्यायों में मोहन राकेश की मलबे का कहानी पढ़ रहे थे और हमने लगभग आधी से ज़्यादा कहानी पढ़ ली है। उसमें देखा कि कुछ लोग पाकिस्तान से अमृतसर में मैच देखने के बहाने आए हुए हैं। मैच देखने का तो एक बहाना है, वो लोग यहाँ पर जो 7.5 साल पहले घटी घटना और यहाँ के जहाँ तहाँ से उनका संबंध था, उन चीज़ों को, अपनी यादों को समेटते हुए वो लोग इस शहर को देख रहे हैं। और हमने देखा कि ऐसे में एक बूढ़ी गन्नी मियाँ भी अपनी जगह को देखने के लिए आते हैं। इस 7.5 साल की घटना ने उनके परिवारजनों को यहाँ पर खो दिया था और वो अपना मकान यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि अब उस मकान की कैसी हालत है, वहाँ किस तरह से कोई दुर्घटना घटी होगी। शायद वो इस उत्सुकता में अपनी जगह को देखते हैं और आने पर पाते हैं कि उस जगह तो सिर्फ मलबे का ढेर लगा हुआ है। उनको वास्तविक घटना का नहीं पता कि घटना कैसे घटी। बस शायद जब लोग इधर से उधर आ रहे थे तो उनके बीच ही उनको ये पता चला कि वो लोग भी मौत के घाट उतार दिए गए हैं। उन लोगों में से कोई भी नहीं बचा है। तो गन्नी मियाँ जो कि पुराने लोगों को यहाँ जानते थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहलवान जो कि स्वयं गन्नी मियाँ के परिवार को मारने का जिम्मेदार है, उससे वो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मेरे बच्चों को आप पर बहुत विश्वास था, सहारा था। वो लोग सोचते थे कि पहलवान के होते हुए हमें कोई भी कुछ नहीं हमारा कर सकता। इसी क्रम में वो कहते हैं कि फिर भी वो बूढ़े गन्नी मियाँ सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या करेगा, बाहरी लोग जब उनके साथ ज़्यादती करेंगे तो वह भी कुछ नहीं कर सकता था। और जब पहलवान पर गन्नी मियाँ अपने आत्मविश्वास दिखाते हुए उसे कहते हैं कि रखा ही क्या करेगा, रखी तो पहलवान तुम पर, उनको रखे पहलवान पर, मेरे बच्चों को तुम पर बहुत भरोसा था, तब पहलवान की कैसी प्रतिक्रिया होती है ये हम लोग आगे देखते हैं कहानी में। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। उसकी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की आंतड़ियों के पास जाने जैसे कोई चीज़ उसकी सांस रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया और उसके तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती थी। उसे अपनी ज़बान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगूठे से होठों को, कानों को साफ किया और उसके साथ मुंह में से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अर्थात क्यों? क्योंकि आज उसको अपने किए का पता चल रहा था कि मैंने ही उसके परिवार वालों को मारा है और ये बूढ़ी गन्नी मियाँ मुझ पर कितना विश्वास कर रहा है। गन्नी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था वो हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा नहीं थोड़ ही सकता है। खुदा नेकी की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। अर्थात पता नहीं, शायद असलियत गन्नी मियाँ को पता थी या नहीं, परंतु रखे पहलवान के सामने वह ऐसा महसूस कर रहा है कि मैंने तुम लोगों को क्या कर दिया। इससे ये नहीं पता चल रहा कि मुझे उस घटना का पता है या नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया। अर्थात ये एक समझदार व्यक्ति ही सोच सकता है, नेक इंसान ही ऐसा कर सकता है कि जो होना था सो हो गया। अब मेरे परिवार तो मुझे कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए वो कहता है कि फिर भी ईश्वर आपको क्या रखे, सही सलामत रखे। इसलिए कई बार व्यक्ति जोरी से नहीं जीतता है, कई बार व्यक्ति पैसों से नहीं जीतता है, परंतु व्यक्ति
अपने नेक कर्मों के द्वारा, और फिर भी अपनों को खो देने के बाद भी जो लोग दूसरों की जिंदगियों की कामनाएं करते हैं, दुआ करते हैं, वो लोग वाकई महान होते हैं। तो ऐसे ही हैं गनी मियाँ। रखे के गले से महीन सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गन्नी हसरत भरी नज़र से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। अर्थात रखे पहलवान के मुंह से कोई हल्की सी आवाज़ निकली। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो चोर होता है वो क्या बोले। इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ बदला ही सब कुछ होता है। तो गनी मियाँ वहाँ से चले जाते हैं ऐसा कह करके। थोड़ी ऊपर खिड़कियों में चहगामाइयाँ चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर ज़रूर गन्नी को सब कुछ बता दिया होगा कि गन्नी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे शुष्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा कितनी अच्छी थी वह। रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्ती हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खकारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गन्नी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर क्या? कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखे रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे कर पास बुलाता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहाँ बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोगों पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्का दे देकर हटाने लगा। तत 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 भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे पर चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। चों चों, चिक चिक चिक, किर 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 किर। एक भटकता हुआ कौवा न जाने वहाँ कहाँ से उठकर उस चौखट पर आ बैठा। उसने लकड़ी की कई रेशे इधर उधर छितरा दिए। कौवे के वहाँ बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। वाऊ वाऊ वाऊ। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाता हुआ कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उठ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर कर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, टुर टुर टुर, मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, बो 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 बो। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सील पर लेट गया। उसके वहाँ से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा। अर्थात अब पहलवान को भी जैसे आज लगा कि उसने जो काम किया है वो वाकई गलत किया है। अर्थात आप ये देखिए कि लेखक इस कहानी के माध्यम से
हमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने उस घटना को और आगे नहीं बढ़ाया, आपसी लड़ाई में उसको नहीं बदला। गनी मियाँ ने कितनी सहजता के साथ रखे पहलवान को अपनी बात समझाने की कोशिश की है। और वाकई हम लोग यदि आपसी द्वेष या राग में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो उससे क्या परिणाम होता है? बजाय नुकसान के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को आगे काम करना चाहिए और पुनः उन घटनाओं को आगे बढ़ाने में कोई सहायता नहीं करनी चाहिए, जिससे कि वो घटनाएं क्या हो जिसे बुलाई जा सके और कम से कम लोग उन घटनाओं से आतताई हो सके, कम से कम लोग उन घटनाओं को फिर से याद ना करें। इसलिए इस कहानी में लेखक हमें विभाजन की त्रासदी को हमारे सामने रखते हुए और फिर विभाजन के परिणाम स्वरूप जितना नुकसान यहाँ से वहाँ दोनों तरफ की कौमों को उठाना पड़ा था, उस नुकसान या उस दुख, उस पीड़ा को देखते हुए कोई भी व्यक्ति दोबारा उस घटना को पुनः जीवित नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पहले ही वो घटना इतनी भयानक है कि लोगों के अपने खोने का, अपनी जगह को खोने का, अपने परिवारजनों के खोने का गहरा दुख है, जिसके कारण कि उस घटना को फिर से वैसी दोहरा पाना लोगों के लिए बिल्कुल असंभव था। इसीलिए गन्नी मियाँ को शायद पता भी होगा तो उन्होंने उस चीज़ को उस रूप में नहीं उकेरा जिस रूप में वह दुर्घटना या वह घटना फिर से लोगों के बीच मरने का काम करे। उन्होंने बड़ी सहजता के साथ रखे पहलवान को ये भी जता दिया कि जिस भरोसे या जिनके भरोसे मेरा परिवार यहाँ रह रहा था, जैसा कि आप लोगों का विश्वास था, वह विश्वास ही उनकी क्या कर गया, उनको मार दिया गया। परंतु रखे पहलवान, ऐसा करने से तुमको भी क्या मिला? कुछ नहीं मिला सिवाय इस मलबे के ढेर के। क्यों? क्योंकि कुछ स्वार्थ के लिए व्यक्ति को इस हद तक ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी उस घटना को ना भुला सके। इसीलिए उन्होंने रखे पहलवान से बहुत ही आराम से अपनी बात कह दी और फिर चलते हुए उससे यही कहा कि तुमने तो भले ही मेरा कितना ही बुरा किया है, परंतु फिर भी तुमको अल्लाह क्या रखे, सही सलामत रखे, सेहतमंद रखे। और अपनी छड़ी को उठाते हुए गनी मियाँ चले जाते हैं, ऐसी सलामत उनके लिए मांगती हुई। लोगों में काफ़ी बातचीत भी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर रखे पहलवान भी शायद उसकी व्यवहार में थोड़ा बदलाव आता है। प्रतिदिन की तरह वह वहाँ बैठता तो है मलबे के ढेर पर और पास में बंधी हुई भैंस को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता है, परंतु उसको खोल करके और भगाता नहीं है, पूर्ण रूप से उसको हटाता नहीं है। और जब कुत्ता उसके पीछे ही पड़ जाता है तब वह वहाँ से उठ करके और चला जाता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि आज शायद उसको भी ये मलाल हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया, और जिसके कारण कि खुद आत्मग्लानि जैसी चीज़ महसूस करता है और फिर वहाँ पर अपना होने का एहसास ना जता करके और एक तरफ चुपचाप चला जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही कहना चाहता है कि हमें कभी भी एक दूसरे से इतनी दुश्मनाई या इतना राग द्वेष नहीं रखना चाहिए जिसके कारण कि हम उन लोगों को देख ना सकें और कोई बड़ा अनर्थ कर जाए। और विभाजन के दौरान कितनी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, कितने ऐसे परिवार होंगे जो उजड़ गए होंगे, उनका एहसास हम तक पहुंच रहा है या लेखक हम उसका एहसास हमको करा रहे हैं। तो ये था
विभाजन के दौरान भोगी हुई त्रासदी, जिसका कि लोगों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा था, इसका एक अच्छा उदाहरण है ये मलबे की कहानी। और सांप्रदायिकता और वर्तमान समय में जो बड़ी बड़ी राग द्वेष लोग चलते हुए लड़ाइयाँ करते हैं, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके माध्यम से लेखक हमें यही संदेश देना चाहता है। ठीक है, और इस कहानी में आप लोग इसके प्रमुख तत्वों के आधार पर इसकी विवेचना करते हुए इसका उद्देश्य के साथ इसको स्पष्ट करें। इस तरह के सवाल इस कहानी पर आ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये कहानी पूरी कर ली है।